हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य हिंदी पट्टी के राज्य थे। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। बीजेपी ने हिंदी पट्टी के राज्यों में फिलहाल अच्छी पैठ बना रखी है। हरियाणा, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी की सत्ता है। हालांकि यह भी सच है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी हिंदी पट्टी के इन इलाकों में दमदार विपक्ष के तौर पर मौजूद तो है ही। यही वजह है कि दिल्ली, हिमाचल और पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। फिलहाल हिंदी पट्टी में बीजेपी ऊपर है और अब इसका फोकस दक्षिण के राज्यों पर हो रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगता है क्योंकि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इस ओर इशारा कर दिया था। खुद अमित शाह बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार खोलने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के बाद से ही वो दक्षिण में संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय हैं। अब यहां दो बातें समझना जरूरी है। एक ये कि आखिर बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में बेहतर क्यों हो गई, और दूसरा ये कि उसे दक्षिण के राज्यों की ओर रुख क्यों करना पड़ रहा है। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर बीजेपी हिंदी पट्टी के राज्यों में क्यों बेहतर कर रही है। दरअसल हिंदी पट्टी के राज्यों में अगर आप यूपी, एमपी, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों के राजनीतिक हालात को देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पिछले कुछ दशकों में पनपा असमानता का पॉलिटिकल डायनेमिक्स दिखाई दे जाएगा। फिर बीजेपी का हिंदुत्व वाला चेहरा भी उसे हिंदी पट्टी के इलाकों में चुनावी जीत दिलाने में मदद करता दिखेगा। बीजेपी ने शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति की और इसका पॉलिटिकल माइलेज उसे हमेशा से मिलता रहा है। फिर यूपी में योगी सरकार बनने के बाद हिंदुत्व की पहचान ने भी उसे अपने पैर जमाने में मदद की है। अब सवाल यह है कि अगर बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मसलों के सहारे राजनीतिक रूप से हिंदी पट्टी के इलाकों में मजबूत हो रही है तो फिर दक्षिण में ऐसा क्यों नहीं है? क्या दक्षिण में हिंदू नहीं रहते या फिर उन्हें राम मंदिर से लगाव नहीं है? दरअसल राजनीतिक जानकार बीजेपी के दक्षिण में मजबूत न होने के पीछे सबसे बड़ी वजह उसका वहां की मूल पार्टी न होना और स्थानीय स्तर पर कई क्षेत्रीय दलों का मजबूत स्थिति में होना मानते हैं। मसलन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में स्थानीय पार्टियों का कैडर वोट अच्छा खासा है। बीजेपी के पास इस कैडर वोट की काट फिलहाल दिखाई नहीं देती है। एक और अहम बात जो बीजेपी के लिए वहां मुश्किलें पैदा कर रही है वो है बीजेपी के मौजूदा दो सबसे बड़े चेहरों नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दक्षिण में कोई विशेष स्वीकार्यता का न होना। अब इस मसले को लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखिए तो सीटों का गुणा भाग समझना भी जरूरी हो जाता है। दक्षिण के राज्यों से 131 लोकसभा सीटें आती हैं। तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, कर्नाटक में 28, केरल में 20, तेलंगाना में 17, जबकि पुडुचेरी और लक्षद्वीप में एक एक सीटें हैं। हाल ही में बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नया नारा दिया है। बीजेपी इस बार 400 से अधिक सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे 303 सीटें मिली थीं। बीजेपी के दक्षिण में प्रदर्शन पर नजर डालें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली। केरल में बीजेपी कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। तेलंगाना में उसे 4 सीटें मिली थी। तमिलनाडु में उसने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जहां बीजेपी को अपनी कोई सीट नहीं मिल पाई थी। कुछ दिनों पहले यह गठबंधन भी टूट गया है। अब अगर 2024 तक ये गठबंधन नहीं जुड़ता है तो बीजेपी क्या करेगी, ये देखना होगा। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने अच्छा किया और 28 में से 25 सीटें जीत कर आई। हालांकि अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी के लिए अपना प्रदर्शन दोहराना आसान होगा ऐसा कह नहीं सकते हैं। दक्षिण की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश में जहां एक और बीजेपी ने पीएम मोदी और अमित शाह को मैदान में उतार रखा है तो स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया जाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में 400 सीटों का लक्ष्य कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज एक खबर और आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह की जांच सीबीआई को सौंपे जाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच सेबी के पास ही रखी है। वहीं अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर अपनी खुशी जाहिर की है।
गौतम अडानी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखी गई। आपको बता दें कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म और शॉर्ट सेलिंग कंपनी है हिंडनबर्ग। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यह समूह दशकों से शेयरों की हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े हैं। इस रिपोर्ट में अडानी के मोदी सरकार की नजदीकियों और कई अन्य बातों का भी जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में खासी गिरावट दर्ज की गई थी। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।